हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ, असेसमेंट और उसके टाइप्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें कि जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो कि है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? Assessment means the determination of total income and tax payable। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ये डिटरमाइन करना कि आपकी यानी जो असेसी है उसकी टोटल इनकम और उसकी टैक्स पेमेंट कितनी है। या जब हम करते हैं कैलकुलेशन करते हैं टोटल इनकम का और जो कैलकुलेशन हम करते हैं टैक्स लायबिलिटी का, तो यही हम कहते हैं इनको असेसमेंट होती है। ठीक है, हमारे असेसमेंट की मेनली 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ असेसमेंट, द सेकंड वन इज़ रेगुलर असेसमेंट, थर्ड वन इज़ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड फोर्थ वन इज़ रीअसेसमेंट, फिफ्थ वन इज़ फेसलेस असेसमेंट एंड सिक्स वन इज़ जुरिसडिक्शन लेस असेसमेंट। ठीक है, हम सबसे पहला टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि जो असेसी है वो अपने आप से ही टैक्स की लायबिलिटी को, टोटल इनकम को डिटरमाइन करेगा और उस हिसाब से जो भी उसने डिटरमाइन किया होगा उस हिसाब से ही टैक्स को पे करेगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट मीन्स अपने आप से असेसमेंट करना, अपने आप से ही डिटर्मिनेशन करना कि उसकी कितनी टोटल इनकम बनती है और कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। देखिए, एज पर सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का डिटर्मिनेशन और टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन बाय द असेसी हिमसेल्फ अपने आप से ही करेगा और उसी के हिसाब से वो टैक्स को पे करेगा। फिर नेक्स्ट है एज पर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर इफ ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एज असेसी फाइंड्स दैट सम अमाउंट इज पेबल एज टैक्स आफ्टर एडजस्टिंग TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर कोई भी असेसी जब भी बेसिस ऑफ रिटर्न के चलते ये देखता है कि उसने कितना अमाउंट टैक्स को पे करना है, तो वो टैक्स पेबल कैसे कैलकुलेट करता है? पहले उसका टैक्स लायबिलिटी जो भी आया उसमें से वो एडजस्ट करेगा इन अमाउंट्स को। कौन कौन सा? पहले है TDS जो कि होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, फिर दूसरा होता है टैक्स पेड इन एडवांस जो भी आपका टैक्स एडवांस में पे हो रहा है। उसके बाद रिलीफ अगर उसको कोई मिल रहा है अंडर सेक्शन 89 या डबल टैक्सेशन रिलीफ मिल रहा है, सेक्शंस बता रखे हैं, सेक्शन नंबर 90, सेक्शन 90A और 91। इसके अंदर अगर किसी तरह का उसको डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिल रहा है तो वो भी वो एडजस्ट करेगा, यानी कि उसको डिडक्ट करेगा उस टैक्स के अंदर में से जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई है। और फिर अगर उसको कोई टैक्स क्रेडिट मिलता है अंडर द सेक्शन 155JAA और टैक्स क्रेडिट मिल रहा है अंडर द सेक्शन 115JD, तो वो ये जितना भी अमाउंट है वो डिपॉजिट कराएगा। कैसे डिपॉजिट कराएगा? पहले टैक्स लायबिलिटी में से इन अमाउंट्स को एडजस्ट करेगा, फिर उसके बाद उनको डिपॉजिट कराने के लिए वो एक चालान कटवाएगा और चालान जो होगा उसी के बेसिस पर आप जो है अपना जो है टैक्स डिपॉजिट करेंगे और इसी तरह से आपका सेल्फ असेसमेंट है वो कंप्लीट होगा बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। यानी अभी आपने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया है, बस अभी आपने अपना जो पैसा है उसको डिपॉजिट कराया है थ्रू चालान। ठीक है, जो भी चालान का भी छोटा मोटा जो भी अमाउंट होगा वो भी। नेक्स्ट है द रिटर्न शॉल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स एंड इंटरेस्ट। जब आप अपनी रिटर्न को फाइल करोगे तो उसके साथ साथ प्रूफ लगाओगे कि आपने जो है टैक्स जो ऊपर मैंने बताया उस टैक्स की आपने पेमेंट कर दी है और अगर कोई इंटरेस्ट बनता था तो उस इंटरेस्ट की भी पेमेंट हो चुकी है, उसका एक प्रूफ अटैच करोगे जब भी आप अपनी रिटर्न को फाइल करोगे। फिर नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ अ डिले और शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड और डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ही शॉल डिपॉजिट द इंटरेस्ट बाय द अफोरसेड चालान। अब क्या है कि अगर कभी भी डिले हो जाता है या शॉर्टफॉल हो जाती है, आपने पेमेंट जो है एडवांस टैक्स की कुछ इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है, या फिर अगर आपने अपना जो फाइलिंग द रिटर्न है उसमें भी डिले कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा आपने उसको डिपॉजिट कराना है। और डिपॉजिट कैसे कराना है उस इंटरेस्ट को? बाय अफोरसेड चालान, यानी जो भी उसका चालान बनता होगा चालान के साथ साथ इंटरेस्ट को भी डिपॉजिट कराएंगे। फिर नेक्स्ट है इफ़ एनी assessee fails to pay whole or any part of such tax
और इंटरेस्ट और बोथ शॉल बी डीम्ड टू बी assessee in default and all the provisions of this act apply accordingly। अगर किसी भी assessee ने कोई भी पार्ट जो है उस टैक्स का पे नहीं किया है या फिर किसी भी तरह का कुछ इंटरेस्ट बनता था वो उसने पे नहीं किया है, तो वो जो असेसी है उसको हम असेसी इन डिफ़ॉल्ट मानेंगे। और जैसे ही असेसी इन डिफ़ॉल्ट मानेंगे तो उसके लिए जो भी अकॉर्डिंगली जो भी प्रोविजंस होंगे वो उस असेसी के ऊपर अप्लाई होंगे। फिर नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द सेल्फ असेसमेंट टैक्स। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट करोगे। जैसे ही आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी तो उस टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करोगे। जो भी प्रिस्क्राइब रेट होंगे, रेट्स आपको कैसे पता चलेंगे? इंडिविजुअल के हिसाब से जो आपकी एज क्राइटेरिया है उस हिसाब से आप रेट्स को देखोगे, टैक्स को कैलकुलेट करोगे। और अगर कोई भी सरचार्ज होता है, सरचार्ज कब होता है? जब उसकी जो टोटल इनकम है असेसी की वो 50 लाख से ज़्यादा की हो जाएगी तो उस पर सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज सरचार्ज नहीं लगेगा। तो जो भी रेट वहाँ पे सरचार्ज का एप्लीकेबल होगा तो आपने वो लगा देना है। फिर नेक्स्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4% का लगता है। और यहाँ पे सरचार्ज के हिसाब से अगर मैं आपको बात कहूँ, अगर उसका जो इनकम है असेसी का वो अगर 5 लाख से कम की होती है तो उस इनकम के ऊपर जो है रिलीफ भी मिलता है। तो आप उस रिलीफ को भी जो है, जो रिबेट है, एक्चुअली में जो रिबेट है, रिबेट मिल जाता है 12,500 का, तो वो जो रिबेट है वो आप रिबेट भी माइनस कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है 5th पॉइंट या 5th स्टेप, टैक्स पेबल इज कैलकुलेटेड। जब आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दोगे 4% का तो उसके बाद आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आपकी निकल कर आ जाएगी। अब इस टैक्स लाइबिलिटी में से आपने ये अमाउंट को लेस करना है अगर आपको गिवन है तो, ठीक है। जैसे कि अमाउंट ऑफ टैक्स कौन सा करोगे? जो आपका एडवांस टैक्स है उसको लेस कर दोगे। टीडीएस है अगर आपको कोई दे रखा है या टीसीएस दे रखा है उसको माइनस कर दोगे। अगर आपको किसी भी तरह की एज एन असेसी आपको रिलीफ मिली है अंडर द सेक्शन 89 तो उसको माइनस करेंगे। उसके बाद है रिलीफ ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 90 और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 91 फॉर टैक्स पेड इन अ फॉरेन कंट्री। अगर कोई भी पर्सन जो है टैक्स पे कर रहा है फॉरेन कंट्री में और अंडर द सेक्शन 91 वो डिडक्शन चाहता है तो उसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी। और अगर कोई भी रिलीफ ऑफ टैक्स है जो कि सेक्शन 90 के अंदर मिल रहा है उसको, तो उसकी भी डिडक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट में क्या है? अब आपको टैक्स क्रेडिट जो है वो अंडर सेक्शन 115JAA AMT का क्रेडिट मिल रहा है या MAT का क्रेडिट मिल रहा है। तो इन दोनों क्रेडिट को भी जो है अगर आपको गिवन है तो आप लेस करेंगे। किस में से लेस करेंगे? ये सारा का सारा अमाउंट जो है अगर आपको गिवन है तो आप टैक्स लाइबिलिटी में से जो बन के आई थी, आपका टैक्स एक्चुअल में बन के आया था, उसमें से माइनस करोगे। फिर उसके बाद है एनी टैक्स और इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 191 सब सेक्शन 2। कोई भी टैक्स और इंटरेस्ट अगर आपको पे करना है और ये सेक्शन दे रखा है तो वो भी आप माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है 7th स्टेप। जो भी टैक्स आएगा अब आपने वो टैक्स पे करना है बिफोर इंटरेस्ट का, यानी ये जितने भी आपके अमाउंट ऑफ टैक्स थे ये तो लेस हो गए। अब जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनकर आएगा वो बिफोर इंटरेस्ट बनकर आएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करना है तो उसको आप ऐड करोगे या फीस जो है उनको ऐड करोगे। अब इसके सेक्शंस देखो, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C के अंदर अगर कोई भी आपका इंटरेस्ट बनता है और 115WK के अंदर अगर आपका कोई इंटरेस्ट बनता है तो उन इंटरेस्ट को आप ऐड करोगे। और अगर आपकी कोई फ़ी बनती है अंडर सेक्शन 234F के अंदर तो आप इसको भी ऐड करोगे, ठीक है। जो आपका टैक्स पेबल निकल कर आया बिफोर इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड करेंगे। फिर एक्चुअल टैक्स पेबल निकल कर आ जाएगा, सेल्फ असेसमेंट आपकी कंप्यूट हो जाएगी, ठीक है। और इस सेल्फ असेसमेंट पे ये जो टैक्स निकल कर आया है इस टैक्स को हम पे करेंगे एज एन असेसी। अब एक बार यहाँ पर इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन देखेंगे। जो ये हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A एंड अंडर सेक्शन 234B शॉल बी कंप्यूटेड एज अंडर। किस तरह से टैक्स कंप्यूट होगा, सॉरी इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूट होगा। तो टोटल टैक्स पेबल जितना आपका टोटल टैक्स निकल कर आया, यहाँ पर जो निकल कर आया बिफोर इंटरेस्ट वाला या बिफोर इंटरेस्ट वाला नहीं, यहाँ पे इन्होंने सारा का सारा डिडक्ट कर दिया है अमाउंट। पहले टोटल टैक्स पेबल जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअल में निकल कर आई, कैसे निकल कर आई, टोटल इनकम है, टोटल इनकम पर आपने टैक्स को कैलकुलेट करा, जो भी प्रिस्क्राइब रेट होंगे। अगर आपको सरचार्ज दिया हुआ है यानी सरचार्ज बनता है तो वो आप ऐड करोगे, और अगर आपका रिबेट बनता है तो आप उसको लेस करोगे। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे।
फिर उसके बाद आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनकर आ जाएगी। उसमें से अगर 80C से लेकर 80U तक की कोई डिडक्शन दे रखी है तो आपने उनको भी लेस कर देना है। एक्चुअल में टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ गई, तो ये जो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आई ये आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद लेस करोगे एडवांस टैक्स या TDS TCS या टैक्स रिलीफ जो आपको मिलता है अंडर सेक्शन 89, 90, 90A और 90(1). उसके बाद अगर किसी तरह का टैक्स क्रेडिट मिल रहा है सेट ऑफ करने के लिए तो वो अंडर सेक्शन 115JAA और 115JD, तो इनके अंदर जो भी आपको मिलेगा वो सारा का सारा आपने लेस कर देना है। उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शॉल बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर आपका अमाउंट ऑन आएगा, ऑफ नहीं, अमाउंट ऑन इंटरेस्ट शॉल बी कैलकुलेटेड। जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट निकलेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना होता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 1% का होता है, और उस 1% पर हर मंथ का आप देखोगे, और फ्रैक्शन ऑफ मंथ नहीं लोगे, फ्रैक्शन ऑफ मंथ यहाँ पे नहीं लिया जाता। और अगर किसी भी तरह का आपका पार्ट ऑफ मंथ आता है तो आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू पे होल और पार्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर आपका कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है उसमें आप कोई पार्ट नहीं दे पा रहे हैं या पूरा का पूरा टैक्स नहीं दे पा रहे हो, तो आपके ऊपर किस किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या किस किस तरह की पेनल्टीज लग सकती हैं। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा अंडर सेक्शन 220, और ये जो इंटरेस्ट होगा असेसी इसके लिए लायबल होगा पे करने के लिए। और इंटरेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया है 1% होता है पर मंथ का और या फिर पार्ट ऑफ द मंथ। अब इस इंटरेस्ट की एक्सेप्शन भी है, यानी ऐसा कौन सा असेसी है जो इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए लायबल नहीं होगा, तो वो पर्सन है अगर किसी भी तरह से असेसी ने ये प्रूफ कर दिया कि जो भी प्रॉब्लम थी, यानी उसकी ऐसी कुछ सिचुएशन थी जिसकी वजह से वो टैक्स नहीं पे कर पाया या फिर वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया, या किसी भी तरह का मतलब जो भी उसका टैक्स बनता था सेल्फ असेसमेंट पे वो नहीं पे कर पाया, कोई इंपॉर्टेंट वजह थी, कोई ऐसी सिचुएशन थी, या वो नहीं कर पा रहा था, उसके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, या कोई भी ऐसा रीज़न था, और उस रीज़न को असेसिंग ऑफिसर ने देखा और उसको सेटिस्फाई लगता है कि हाँ ये सही रीज़न बता रहा है, ठीक है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर उसको असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं कंसिडर करेगा और उसको किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसने वो सही सफिशिएंट रीज़न दिया है असेसी ने तब। तो नो इंटरेस्ट शॉल बी लेविड इफ़ द असेसी प्रूव्स टू द satisfaction of the assessing officer that the default was for good और sufficient reason। डिफ़ॉल्ट कुछ अच्छे रीज़न के लिए हो सकता है या कोई अलग कोई सिचुएशन ऐसी थी उसके वजह से हुआ है कि वो टैक्स नहीं पे कर पाया, और असेसिंग ऑफिसर इस बात को मानता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इसने जो रीज़न दिया वो सही है, तो उस केस में वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पेनल्टी अंडर सेक्शन 221। अब इसके अंदर क्या है, अगर एज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू द टैक्स एरियर्स पेनल्टी कैन बी मैक्सिमम अप टू द टैक्स एरियर, यानी कि जो भी असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करेंगे उस हिसाब से उसकी पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी जो है जितना उसका टैक्स एरियर बनता होगा उस हिसाब से असेसिंग ऑफिसर जो है वो पेनल्टी बनाएंगे उसकी, ठीक है। बट जो पेनल्टी है वो टैक्स एरियर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो अगर उसका टैक्स 10,000 बनता है तो जो पेनल्टी होगी वो 10,000 के अंदर ही बनेगी, बट 10,000 से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। जितना टैक्स एरियर है उतने तक की मैक्सिमम पेनल्टी बना सकता है असेसिंग ऑफिसर, बट उससे ज़्यादा की नहीं बना सकता। फिर नेक्स्ट है हमारा असेसी इन डिफ़ॉल्ट। असेसी इन डिफ़ॉल्ट में क्या है कि अगर कोई भी असेसी फेल हो जाता है पूरा या कोई भी पार्ट ऑफ अमाउंट जो है टैक्स का पे करने में या इंटरेस्ट का पे करने में, या कोई फ़ी है अंडर सेक्शन 140A उसको पे करने में, तो वो असेसी जो है असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। और फिर बाद में वो जो असेसी इन डिफ़ॉल्ट पर्सन है अगर उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगानी होगी तो वो भी लगेगी, ठीक है। आज जो हमने ये टॉपिक किया है ये सारा सेल्फ असेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या होता है, किस किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता है, अगर कोई भी पर्सन फेल हो जाता है सब कुछ पे करने में तो हम उसको क्या मान लेते हैं, असेसिंग डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं। तो ये जितना भी टॉपिक था हमारा सेल्फ असेसमेंट के अंदर था। बाकी की जो हमारे अदर टाइप्स है असेसमेंट के वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।